ओके, तो अभी हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। कैसे फेडरलिज्म की शुरुआत हुई, कैसे इसको प्रैक्टिस में लाया गया। तो इसमें सबसे बड़ा रोल इन प्रिंसिपल्स का ही नहीं है जो हमने फेडरलिज्म में पढ़े हैं। सिर्फ उन प्रिंसिपल्स पे बात करना, उनको रूल्स या लॉज की तरह से आगे इम्प्लीमेंट कराना ही काफ़ी नहीं होता। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने बेटर मैनर में हम अकोमोडेट कर रहे हैं, अकोमोडेशन यानी साथ साथ रह रहे हैं, लिविंग टुगेदर, हम प्रोग्रेस यानी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम 2 या 3 टियर ही बल्कि बोले हम 3 टियर गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। इनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। जो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ इतनी बड़ी जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कास्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इनको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इनको प्रॉपर तरीके से इम्पोर्टेंस दी गई। और रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बेटर रिप्रेजेंटेशन की वजह से, और ये सब थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस ही हुआ है, पॉलिटिकल सिंसियरिटी की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि 3 टियर गवर्नेंस को हमने अडॉप्ट किया है। और अकोमोडेशन, लिविंग टुगेदर, प्रोग्रेस, पीस एंड हार्मनी, इन चीज़ों को हमने इम्पोर्टेंस दी है। तभी ये जो आज हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हम जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को के साथ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो इसी वजह से पॉसिबल है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से ही। हम बात करते हैं कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हुई, और इसमें जो फर्स्ट प्रोग्रेस थी यानी जो फर्स्ट सक्सेस थी वो किस वजह से मिली। तो हमने देखा कि शुरुआत में कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में अब हम बात करेंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। पावर के डिवीज़न के साथ ही साथ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन ज़रूरी हो गया। तो जो स्टेट्स बने, अभी तो हमने बात की कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, यूनियन टेरिटरीज़ में पावर का डिवीज़न होता है, बट स्टेट जो फॉर्म हुए उसके बीच उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या था। तो लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, कुछ हद तक रिलीजन भी। तो मेन जो था वो लैंग्वेज था, जिसके बेसिस पे न्यू स्टेट्स फॉर्म हुए, नए स्टेट्स फॉर्म हुए। 1947 के बाद कितने नए स्टेट्स बने, कितने जो पुराने स्टेट्स थे उनकी बाउंड्री में चेंजेस किए गए, उनको दूसरे स्टेट्स के साथ बहुत सारे एरिया को मर्ज किया गया और नए स्टेट्स फॉर्म हुए। आज की डेट में जो अभी जैसे आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की बात करें, तो इनके फॉर्म होने का जो रीज़न था वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से रिलेटेड था। डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके ज़्यादा फोकस किया गया और इन स्टेट्स को फॉर्म किया गया। लेकिन 19 जो इनिशियल जो टाइम था वहाँ पे 1947 यानी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो स्टेट्स के फॉर्म होने का जो मेन बेसिस था वो लैंग्वेज था, कल्चर था। इनकी वजह से नए स्टेट्स को फॉर्म किया गया ताकि हासिल क्या हो सके, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे
वहाँ के लोगों को मिल सके, बेटर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। जैसे साउथ के बहुत सारे स्टेट्स हैं, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है। तो इस वजह से उन स्टेट्स को उन एरियाज़ को मिला के जहाँ पे सिमिलर तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले, सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, सेम कल्चर या रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको एक साथ कंबाइन करने की इम्पोर्टेंस को समझा गया और फिर नए स्टेट्स का फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हुआ। तो 1947 से लेके 2006 के बीच में काफ़ी नए स्टेट्स बने और पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज को भी चेंज किया गया। तो some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture and geography। ठीक है, तो कल्चर एंड जियोग्राफी, अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, जो वहाँ का टेरेन है, उसकी वजह से उन स्टेट्स को फॉर्म किया गया। वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, यानी जो कल्चर है वो डिफरेंट था, उसके बेसिस पे उनको फॉर्म किया गया। जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड, झारखंड, तो जैसे हमने बात की अभी कि उत्तराखंड झारखंड का जो मेन मकसद था वो डेवलपमेंटल इश्यूज यहाँ पे ज़्यादा थे, क्योंकि रिसेंट फॉर्म हुए एक तरह से स्टेट से नेशनल लीडर्स। अब इस पे ये सब भी इतना आसान नहीं था, जो न्यू स्टेट्स का जो फॉर्मेशन था वो इतना आसान नहीं था। नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे बहुत सारे लीडर्स इसको अपोज भी कर रहे थे, क्योंकि इस तरह से फिर और ज़्यादा स्टेट्स की डिमांड शुरू हो जाती। कई जो सिटीज़ है वो मिलके एक अलग स्टेट्स की डिमांड करने लगते। तो शुरुआत में जो काफ़ी सारे लीडर्स ने इसको अपोज किया, बट जो गवर्नमेंट थी वो उस पर एडमेंट थी, वो बिल्कुल काफ़ी इसको दूर तक देख रही थी कि ये हमारे लिए बेनिफिशियरी कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए इन न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशन को गवर्नमेंट ने अलाउ किया, गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान दिया और कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिली। आज उत्तराखंड का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है। अब टूरिज़्म के साथ साथ वहाँ पे इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही हैं, टूरिज़्म एंड इंडस्ट्री। इसी तरह से झारखंड, छत्तीसगढ़ ये जो स्टेट्स हैं ये भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस इतना आसान नहीं था कि लैंग्वेज के बेसिस पे या कल्चर के बेसिस पे नए स्टेट्स को फॉर्म किया जा सके, बट 1947 के बाद बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज़ में चेंजेस लाए गए। पुराने बहुत सारे स्टेट्स को मर्ज कर दिया गया, प्रिंसली स्टेट्स भी उसमें थे और कई नए स्टेट्स भी बन के सामने आए। लैंग्वेज के अलावा कल्चर और इन दोनों के अलावा डेवलपमेंट इश्यूज भी यहाँ पे मैटर करते हैं। तो मेन लैंग्वेज जो शुरुआत हुई वो लैंग्वेज की वजह से ही हुई। तो इस तरह से नए स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे हुआ ये हमने पढ़ा।